Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing very well. So in this video we will discuss recently held periodic test first paper of class 8th. तो पेपर आपका 40 मार्क्स का था और इसको ब्रॉडली 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है. सेक्शन ए में 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, ईच कैरीज 1 मार्क. देन सेक्शन बी 5 वेरी शॉर्ट आंसर्स अगेन कैरीज 1 मार्क्स. Section C contains 5 short answers, each carries 2 marks, and Section D contains 5 long answers, each carries 3 marks. तो ऐसे 4 सेक्शंस में डिवाइडेड था. तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए. सेक्शन ए में आपके 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQ हैं. इसमें ऑप्शंस गिवन होते हैं, तो आपको कोई एक ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा. तो वैसे तो आप इसमें डायरेक्ट भी लिख देंगे, जो करेक्ट आंसर है फुल मार्क्स मिलेंगे. बट इफ एट ऑल क्वेश्चन सॉल्व करके शो करना है तो बेटर है आप उसे फेयर एरिया में ही शो करेंगे. राइट, सो लेट्स बिगिन नाउ. क्वेश्चन नंबर 1 इज a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए इज कॉल्ड. अब यहाँ पे कुछ बेसिक लॉज होते हैं. कह रहे कि ये जो लॉ है ये ए बी सी डी ऑप्शन में से किस लॉ को a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ये कहते हैं. तो देखिए यहाँ पे क्या है, दो नंबर्स हैं a एंड b, बस उनको स्वैप कर रखा है, मतलब कम्यूट कर रखा है. तो जब नंबर्स हम स्वैप कर देते हैं लेकिन उनका एडिशन सेम रहे, जैसे सपोज को एग्जांपल से समझते हैं. लेट्स से a की वैल्यू मैं ले लूँ 3 और b की वैल्यू ले लूँ 9. तो जब a प्लस बी है मतलब 3 प्लस 9 तो आंसर है 12. और राइट हैंड साइड में b प्लस a यानी कि 9 प्लस 3 करें तो भी 12. यानी जब नंबर्स कम्यूट हो गए बट एडिशन में उनका आंसर सेम रहेगा. तो ऐसे रूल को हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन. एडिशन का है, यहाँ पे ऑपरेशन एडिशन है तो एडिशन हो गया. और ये नंबर्स जब हम आगे पीछे कर देते हैं इसे कहते हैं कम्यूट करना. सो कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन में इस रूल को कहते हैं. ठीक है, तो आप डायरेक्ट आंसर इसमें लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेसिप्रोकल ऑफ ए नेगेटिव रेशनल नंबर. नेगेटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल पूछा गया है, क्या होता है. अब देखिए रेशनल नंबर क्या होते हैं, द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, जिन्हें हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं. और कह रहे हैं नेगेटिव रेशनल नंबर लो. लेट्स से इसको हम एग्जाम्पल से लेते हैं. हमारे पास कोई नंबर है, सपोज रेशनल नंबर है 4/3. ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. अब नेगेटिव बोला हुआ है तो यहाँ पे माइनस लगा लो इन फ्रंट. तो उसमें बोला अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें, तो रेसिप्रोकल हम नंबर्स का ही करते हैं. तो यहाँ पे हम करेंगे यानी कि न्यूमरेटर नीचे पहुँच जाएगा और डिनोमिनेटर ऊपर. सो ये हो जाएगा माइनस का 3/4. माइनस साइन रहेगा, नंबर स्वैप हो गए ऊपर नीचे. तो यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होएगा, अगेन ये रेशनल नंबर ही है बट ये फिर से नेगेटिव है. तो ऑप्शन क्या आएगा, ए नेगेटिव रेशनल नंबर अगेन. ठीक है, नेगेटिव साइन वहीं रहेगा, सिर्फ नंबर्स का ही तो स्वैपिंग हुआ है. अगर हम इसको सपोज ऐसे भी ले, समटाइम्स ऐसे आ जाता है 4/-3. तो अगर डिनोमिनेटर भी माइनस लगा हुआ है तो भी आपको इसको इसके फ्रंट में ही लगाना पड़ेगा. डिनोमिनेटर में माइनस का कोई रोल नहीं होता है. तो इसमें भी अगेन हम शिफ्ट करेंगे तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/4 आ जाएगा विद माइनस साइन. सो नेगेटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल नेगेटिव रेशनल नंबर ही होता है. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. राइट, तो आप इसे एग्जाम्पल के तौर पे भी मतलब समझ सकते हैं, उसके बाद में आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं. Now moving on to third question, the root of the equation 3x equals to 20/7 minus x is. रूट मतलब निकालना है आपको, इसकी वैल्यू निकालनी है वेरिएबल की. वेरिएबल कौन है यहाँ पे, x. तो x की वैल्यू निकालनी है. तो इसमें हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो x की टर्म्स है उनको एक साइड लेके आ जाएंगे. यहाँ पे ये 3x है और जब ये माइनस एक्स आपका लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा ये साइन चेंज होके बन गया प्लस का x और इक्वल्स टू 20/7. 3x प्लस एक्स कितना हो गया, 4x इक्वल्स टू 20/7. तो हमें x की वैल्यू निकालनी है. x कितना हो जाएगा 20/7. ये जो 4 है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में डिनोमिनेटर में आ जाएगा इंटू 4. कैंसल इट आउट, 4 5s are 20. तो x की वैल्यू कितनी आई 5 और डिनोमिनेटर में रह गया ओनली 7. 5/7. तो इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी इज करेक्ट. तो ये जो कैलकुलेशन है ये आप फेयर एरिया में शो कर सकते हैं. देन यू कैन राइट आंसर, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट विच इज 5/7. Okay, so now moving on to next question. The sum of the measure of all the 4 angles of a quadrilateral is. कहते क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिस
पॉलीगन की फोर साइड्स होती हैं. क्वाड्र मीन्स फोर एंड लेटरल मीन्स साइड्स. तो फोर साइडेड जो क्वाड्रिलेटरल है उसके चारों एंगल्स का सम कितना होता है. तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लो जिसके चार ये हैं आपके एंगल्स होते हैं अंदर, तो उनका सम पूछ रहे हैं, इन चारों का सम. जैसे सपोज मैंने रेक्टेंगल ले लिया तो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, दैट मीन्स टोटल होता है 360. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 6 साइड्स. 6 साइड्स का कोई रेगुलर पॉलीगन है तो उसका नेम क्या होता है. तो 6 साइडेड पॉलीगन जैसे ही आपका ये ऐसे बना देंगे जिसमें 6 साइड्स हैं. देखिए 1 2 3 4 5 6 और रेगुलर है तो इनकी सारी साइड्स आपस में ये इक्वल हैं. तो 6 साइडेड पॉलीगन को हम कहते हैं हेक्सागन, और क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है तो रेगुलर हेक्सागन. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. द मेजर ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 65 75 एंड 85. कोई क्वाड्रिलेटरल है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड क्लोज फिगर है, उसके यहाँ पे 3 एंगल्स आपको गिवन है. सपोज यही क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, इसके 3 एंगल गिवन है 65 75 85. मान लिया हमने, ये मान लिया 65 है, ये 75 है, ये सपोज 85 है. तो कह रहे हैं द मेजर ऑफ द 4th एंगल इज. तो 4th एंगल क्या होगा. अभी हमने पढ़ा है कि सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 360 डिग्री. तो सपोज हमने 4th एंगल को x मान लिया, तो जब हम x मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, इन तीनों का सम यानी कि हो जाएगा 65 प्लस 75 प्लस 85, और चौथे को हमने मान लिया डेट इट इज x डिग्री. तो इन चारों का सम कितना होता है क्वाड्रिलेटरल का इनसाइड 360 डिग्री. अब इन तीनों को प्लस कर लो 65 75 एंड 85, इट विल गिव यू 225 डिग्री. ओके, प्लस x इक्वल्स टू 360 डिग्री. तो x की वैल्यू निकाली यहाँ से 360, जब प्लस 225 राइट हैंड साइड में जाएगा साइन चेंज, सो माइनस का 225 डिग्री. सो x की वैल्यू कितनी आ गई 360 माइनस 225 विच इज 135 डिग्री. राइट. सो 135 डिग्री, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके, तो सिंपल है. बस आपको जैसे आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल होती है उसमें तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, लाइक वाइज क्वाड्रिलेटरल में इंटीरियर एंगल्स का सम चारों एंगल्स का होता है 360 डिग्री. तो 3 एंगल्स गिवन थे, हमने इजीली चौथे को x मान के आंसर निकाल लिया. तो ये जैसे ये MCQ क्वेश्चन है बट इसमें थोड़ा सा सॉल्व करने का था, तो आप इसे सॉल्व करके दिखा के देन आप लिख देंगे विच वन ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. The measure of each exterior angle of a regular polygon of 9 sides is. कहते हैं आपको एक्सटीरियर एंगल जो है रेगुलर पॉलीगन है जिसमें 9 साइड्स है, उसका एक एक एंगल कितने उसका होगा. ठीक है ना, उसके आपको एंगल का मेजरमेंट बताना है. अब आपको पता है एक्सटीरियर एंगल का सम होता है पूरे उसका, मतलब जो पॉलीगन होता है एक्सटीरियर में तो उसमें सभी एंगल का सम होता है 360 डिग्री. और यहाँ पे आपको बोल रहे हैं टोटल है 9 साइड्स, तो एक साइड निकालने के लिए, उसका एक एंगल निकालने के लिए 360 को आप डिवाइड कर देंगे 9 से. सो कितना हो जाएगा 9 4 36 एंड 0 डिग्री. तो 40 डिग्री ईच हो जाएगा आपका, हर एक एंगल 40 डिग्री का हो जाएगा. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. राइट. अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहे हैं. ऑब्जर्व द फॉलोइंग बार केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपको ये बार ध्यान से पहले ऑब्जर्व करना और इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर करने. तो ये बार हमें क्या दिखा रहा है यहाँ पे, डिफरेंट ये है सर्वेंट सैलरी, देन कन्वेंस, देन रेंट, फूड, फी, रिक्रिएशन, और स्केल गिवन है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू ₹1000. यानी कि यहाँ पे जो यहाँ पे वाई एक्सिस पे जो ये 1 2 3 4 लिखे हैं थाउजेंड्स में है. यानी ये एक्सपेंडिचर सर्वेंट सैलरी पे 1000 का एक्सपेंडिचर, कन्वेंस पे आपका 6 के ऊपर बार है, यहाँ पे 6 के एडजस्टेंट है तो 6 इंटू 1000 दैट इज 6000 का कन्वेंस पे है, रेंट का 4000 है, फूड का आपका 5000. लाइक दैट आपको ये बारग्राफ ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि डिफरेंट अकोमोडीज पर कितना ज़्यादा आपका खर्चा आ रहा है. ठीक है, एक्सपेंडिचर गिवन है डिफरेंट आइटम्स पे. अब इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देख लेते हैं. पहला क्वेश्चन है ऑन विच आइटम हैज द मैक्सिमम एक्सपेंडिचर बीन डन. मैक्सिमम सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर किस पे हुआ है. तो आपका जो बार सबसे ज़्यादा किसका है वो देख लीजिए. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो बार्स बने हुए हैं सबसे ऊंचा बार है ये वाला, और ये किसका है, कन्वेंस का. 6000 रुपये कन्वेंस में खर्च हो रहे हैं. तो डायरेक्ट आप आंसर लिख देंगे विच ऑप्शन इज करेक्ट. ऑप्शन ए इज करेक्ट विच इज कन्वेंस.
नेक्स्ट आपका व्हाट इज द एक्सपेंडिचर डन ऑन फूड, फूड पर कितना एक्सपेंडिचर किया गया। अब फूड देख लेते हैं कितना है। फूड है यहाँ पे दिस वन, फूड पे आपका जो बार है ये यहाँ पे आ रहा है 5 के एडजेसेंट में, तो 1 सेंटीमीटर रुपीज 1000, तो 5 इंटू 1000 दैट इज 5000। तो फूड पे कितना एक्सपेंडिचर है 5000, सो दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसमें जस्ट ऑब्जर्व करके आपको लिखना है, आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है, राइट। नेक्स्ट देखिए 10th क्वेश्चन, ये भी इसी पे बेस्ड है जो आपका बार ग्राफ है। व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस मतलब आपको माइनस करना है, ठीक है। किसका माइनस करना, ऑफ एक्सपेंडिचर्स डन ऑन कन्वेंस एंड रेंट। कन्वेंस एंड रेंट का जो एक्सपेंडिचर है उनका डिफरेंस आपको फाइंड आउट करके चेक करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो किसका, कन्वेंस एंड रेंट का। तो चेक कर लेते हैं। कन्वेंस है यहाँ पे, देखिए कन्वेंस है यहाँ पे 6000, राइट और रेंट अगर हम देखें यहाँ पे रेंट के एडजेसेंट 4 में है 4000। तो डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस में ऑलवेज जो बड़ी वैल्यू होती है वो आपको ऊपर रखनी है। तो 6000 से आप 4000 जब माइनस करेंगे, 6 - 4 दैट इज 2, सो डिफरेंस आ गया 2000। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। सो यहाँ पे आपके 10 MCQs कंप्लीट हो गए। अब सेक्शन बी में आपके 11 to 15 क्वेश्चन है एंड अगेन ये 1 मार्क्स कैरी करते हैं, बट यहाँ पे ये MCQ नहीं है तो आपको सॉल्व करके शो करने पड़ेंगे, राइट। सो नाउ लेट्स बिगिन विद 11th क्वेश्चन। सॉल्व द इक्वेशन, आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। सॉल्व करने का मतलब होता है जो भी वेरिएबल है यहाँ पे उसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन क्या है, 4m + 3 = 6 + 2m। तो इसको हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने सेक्शन ए जो आपको बताया वो डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर पे ही बता दिया, बट आपको पूरा लिखना है उनके आंसर्स, राइट, ठीक है, अपनी नोटबुक में। 11th क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं, इसमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन इज 4m + 3 = 6 + 2m। तो सिंपल ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे, इसमें पहले जो वेरिएबल है वो टर्म्स एक साइड कर लेते हैं एंड कांस्टेंट टर्म अदर साइड्स। सो यहाँ पे 4m है, ये प्लस 2m जब शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड ये बन गया माइनस का 2m इक्वल्स टू दिस इज 6 + 3 जब यहाँ पे आ गया ये बन गया माइनस का 3। अब 4m - 2m दैट इज 2m, 4 - 2 2 साथ में m इक्वल्स टू 6 - 3 दैट इज 3। तो m की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 3। अब ये जो 2 है ये आपका डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चले गया। सो दैट्स इट, यही आपको बोला था सॉल्व करने के लिए। तो m की वैल्यू आ गई 3/2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। आपको एक रफ फिगर बनानी है क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसके 4 साइड्स होते हैं, ठीक है, जिसकी 4 साइडेड क्लोज फिगर होती है उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। बट वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, बट हैज एग्जैक्टली 2 ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। उसके 2 एंगल्स जो ऑपोजिट हैं उनका मेजरमेंट इक्वल होना चाहिए, बट वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी फिगर बनानी है आपको। तो ऐसी फिगर आपकी बनेगी ओनली काइट की। काइट एक ऐसा शेप है जो क्वाड्रिलेटरल तो है, यहाँ पे 4 साइडेड है इसकी, ठीक है ना, 1 2 3 4 साइडेड है। लेट्स से अगर हमने इसे नाम दे दिया ABCD, तो इसमें क्या है, ये पैरेललोग्राम नहीं है, लेकिन इसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, ये जैसे एंगल B और ये ऑपोजिट इसके एंगल D, ये इक्वल एंगल्स होते हैं और ये अनइक्वल एंगल्स होते हैं, राइट। इनकी साइड्स तो आपकी ये इक्वल होंगी। तो ये ऐसा क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है, काइट, जो पैरेललोग्राम नहीं है लेकिन इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। कौन कौन से, एंगल B इक्वल्स टू है एंगल D के, वेयर एज ये अनइक्वल एंगल्स है, एंगल A नॉट इक्वल टू एंगल C। तो यही तो बोला है उन्होंने कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो पैरेललोग्राम ना हो लेकिन ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। तो आपको फिगर बनानी पड़ेगी, नाम बताना पड़ेगा और कौन से एंगल्स इक्वल हैं। दैट्स इट, बस यही था क्वेश्चन में। नाउ मूविंग ऑन टू 13th क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। आपको साइड्स बतानी है, जैसे अभी आपका MCQ में भी था, हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज अ मेजर ऑफ 45 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट आपको 45 डिग्री गिवन है। तो कह रहे कितने साइड्स का वो पॉलीगन है जिसका हर एक एंगल 45 डिग्री है। अब आपको पता है एक्सटीरियर एंगल है तो टोटल कितना होता है 360 डिग्री, उसमें एक एंगल का सम आपको गिवन है 45 डिग्री, तो 360 डिवाइड कर देंगे 45 से। सो कितना साइड आ जाएगा 45, आपका 8 सा हो जाएगा, 360 कैंसल आउट। सो 8 साइडेड फिगर होगी, तो आंसर इज 8। तो सिंपल आपको ये दिखा देना है, ठीक है, 8 साइडेड फिगर। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, इसमें बोल रहे हैं टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। इसमें आपकी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है,
ठीक है। सो कौन सी है? 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। यहाँ हम देख रहे हैं कि डिजिट सेम ही है, 1/3 6 एंड 4/3, और यहाँ भी 1/3 6 एंड 4/3। बस डिफरेंस क्या है? यहाँ पे ब्रैकेट पहले लास्ट 2 डिजिट्स में है, यहाँ पे ब्रैकेट पहले फर्स्ट 2 डिजिट्स में, लास्ट अलग है। तो ये जो रूल होता है ये है आपका, जैसे सपोज कोई 3 नंबर्स है, 3 डिफरेंट नंबर्स ही तो है ना, ये 1 2 3, तो 3 डिफरेंट नंबर्स हैं मल्टीप्लाई में, a इंटू बी इंटू सी, यहाँ पे भी a इंटू बी इंटू सी। लेकिन डिफरेंस क्या है? पहले हमने यहाँ पे a इंटू बी को सॉल्व किया, फिर c से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे हमने पहले b इंटू सी को मल्टीप्लाई किया, फिर उसको a से मल्टीप्लाई किया। ये जो पैरेंथेसिस होते हैं, मतलब जो ब्रैकेट होते हैं, ये ब्रैकेट ये इंडिकेट करते हैं कि पहले मुझे सॉल्व करो। तो इसमें क्या होता है, चाहे आप इन नंबर्स 3 सेम ही हैं, तो पहले आप फर्स्ट 2 को लेकर तीसरे में मल्टीप्लाई करो, या फर्स्ट को अकेला छोड़कर लास्ट 2 को मल्टीप्लाई करो, देन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करो, तो भी आपके आंसर क्या आते हैं? सेम। तो इस रूल को हम क्या कहते हैं? उन्होंने कहा वो रूल का नाम बताओ कि किस रूल से आप इनको ऐसे लिख सकते हो। तो इस रूल का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएट करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ, अब यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लिकेशन है, तो पूरा हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये प्रॉपर्टी का नाम है। तो ये सारे बेसिक लॉज हैं, कॉम्यूटेटिव लॉज, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो उसके अनुसार आपका वो क्वेश्चन था जिसमें आपने कॉम्यूटेटिव लगाया था, यहाँ पे आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, राइट। तो ये बेसिक लॉज आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन अ डाई इज थ्रोन, जब एक डाई थ्रो करी जाती है। डाई क्या होता है? आपने लूडो खेला हुआ होगा, तो डाई में मैक्सिमम जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं 6, ठीक है। डिफरेंट जैसे क्यूबिकल फॉर्म में होता है आपके पास, डाई जो होता है क्यूब फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या है? नंबर टोटल क्या आते हैं? 6। तो उसमें बोला है लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 5। तो आउटकम मतलब ऐसे आउटकम्स की, ऐसे रिजल्ट की लिस्ट बनानी है जिसमें नंबर 5 से बड़ा आता है। अब 5 से बड़ा सिर्फ एक ही नंबर है लूडो में, दैट इज 6। तो लिस्ट में क्या है? ओनली 1 नंबर है, दैट इज 6 ओनली, ठीक है। सो यहाँ पे चिल्ड्रन आपका खत्म हो जाता है सेक्शन बी। अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी। इसमें हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, ओके। तो सेक्शन सी में जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व में आपको पता ही है जो भी वेरिएबल यूज हुआ है, जो अल्फाबेट यूज हुआ है, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आपका टी यूज हो रहा है, तो हमें टी की वैल्यू निकालनी है। सो लेट्स सॉल्व नाउ। यहाँ जो वेरिएबल यूज हुआ है दैट इज टी, उसकी हाईएस्ट पावर कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल चैप्टर से आपका क्वेश्चन है, राइट। तो सबसे पहले हम सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे डिनोमिनेटर्स में 4 and 3 है, तो पहले हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ 4 and 3, तो आपको पता ही है 3 इज अ प्राइम नंबर, तो ये तो आपका वही आएगा, जैसे 4 1 ज़ा 4, 3 एज इट इज, 3 से किया 1, 1, तो एलसीएम कितना आ गया 4 into 3 का, दैट इज 12। सो पहले आपने एलसीएम लिया, 4 3 ज़ा 12। अब यहाँ पे आप चेक करेंगे जो डिनोमिनेटर है कितने टाइम्स आपका मल्टीप्लाई होता है, यही तो रूल होता है ना सॉल्व करने में। 4 हाउ मच ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, तो 3 की इंटू पूरी इस न्यूमरेटर के साथ में हो जाएगी, विच इज 3t - 2। इसे आप ब्रैकेट में इसलिए लेंगे क्योंकि ये 3 जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। बच्चे यहाँ मिस्टेक क्या कमिट करते हैं, वो एक के साथ तो कर देते हैं मल्टीप्लाई, दूसरा वो एज इट इज छोड़ देते हैं, वही नंबर लिख देते हैं, तो इसलिए ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट माइनस साइन, 3 हाउ मच ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, तो 4 यहाँ पे लिख के ब्रैकेट में किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, पूरी न्यूमरेटर के साथ 2t + 3 के साथ। यहाँ पे आपके पास देखिए इसमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। कंप्लीट फ्रैक्शन बनाने के लिए आप 1 लगा सकते हैं। 3 और 1 का एलसीएम ऑफ कोर्स 3 ही आएगा। 3 हाउ मच ज़ा 3, 1 ज़ा 1 की इंटू 2 में करी तो 2 रह गया, माइनस 1 हाउ मच ज़ा 3, 3 ज़ा, तो 3 के इंटू टी में करी तो 3t आ गया, राइट। अब सॉल्व कर लेते हैं। अब सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं जो बाहर का नंबर है पूरे ब्रैकेट के साथ, 3 इंटू 3t, 3 3 ज़ा 9, साथ में t, माइनस 3 इंटू 2 दैट इज 6, माइनस 4 इंटू 2 दैट इज 8, और साथ में है t, और बाहर माइनस है तो ये जो अंदर का प्लस है ये भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेसिक रूल है सॉल्व करने का, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है टर्म के साथ तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं ब्रैकेट में। 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12 अपॉन 12 इक्वल्स टू चल रहा है आपका 2 - 3t अपॉन 3।
अभी इस साइड कुछ सॉल्व करने के लिए नहीं है, तो इसलिए हम इसको एज इट इज रख रहे हैं। नेक्स्ट, अब आप पहले जो टर्म्स लाइक है उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 90 माइनस 80 ना, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। 9 माइनस 8 यानी कि 1 इंटू टी, 1t रह गया, तो 1 लिखने की नीड नहीं है, एक्चुअली t ओनली। नेक्स्ट, माइनस 6 माइनस 12, ये वाले टर्म्स। माइनस माइनस क्या होता है इंटीजर्स में? प्लस, बट साइन रहता है माइनस का, तो 6 प्लस 12 कितना हो गया? 18, बट माइनस का साइन रहेगा क्योंकि दोनों नेगेटिव इंटीजर है, तो t माइनस 18 अपॉन में 12 इक्वल्स टू 2 माइनस 3t अपॉन 3। अब आप क्या करेंगे? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, राइट? तो 3 की मल्टीप्लाई हो गई इस पूरे टर्म t माइनस 18 के साथ, 12 की मल्टीप्लाई हो गई इस पूरे टर्म 2 माइनस 3t के साथ। सॉल्व कर लेंगे। 3 इंटू टी दैट इज 3t, 3 इंटू 18 विच इज 54 इक्वल्स टू 12 इंटू 2 24 माइनस 12 इंटू 3, 12 3 ज़ा 36, साथ में t। अब हमें क्योंकि सॉल्व करके t की वैल्यू निकालनी है, तो t की टर्म्स हम एक साइड कर लेते हैं। ये है 3t, ये माइनस का 36t जब लेफ्ट हैंड साइड जाएगा ये बन गया प्लस 36t, दिस इज 24, माइनस 54 इस साइड आ गया, ये बन गया प्लस का 54। 36t प्लस 3t दैट मीन्स 36 प्लस 3 इज 9, 39, सो साथ में t, 39t इक्वल्स टू ये हो गया 78। तो इम्प्लाइज t की वैल्यू कितनी आ गई? 78 अपॉन 39, कैंसल इट आउट, 39 2 ज़ा 78, हेंस t रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ t इज 2। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कोई स्टेप अगर स्किप नहीं करेंगे तो करेक्ट आंसर अपने आप आएगा, राइट? सो दिस वॉज योर 16th क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। अब 16th क्वेश्चन में ही आपका और में नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है। तो जब भी और लिखा होता है दो क्वेश्चंस के बीच में, दैट मीन्स इट इज़ अ चॉइस फॉर यू, आप कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देती हूँ। अगेन ये सॉल्व का ही क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, दैट मीन्स जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वेरिएबल कौन सा है इसमें? एक्स, तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पे जो ब्रैकेट्स होता है, ब्रैकेट का मतलब होता है सबसे पहले आपको वो टर्म सॉल्व करनी है। तो यहाँ देखिए ये 5x माइनस 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ में होगी, माइनस 2 की। सो 2 इंटू 2 ये हो गया 4, साथ में x, बाहर माइनस साइन है, अंदर माइनस साइन बन गया प्लस, 2 7 ज़ा 14 इक्वल्स टू 2 इंटू 3x हो गया, 2 3 ज़ा 6x, माइनस 2 1 ज़ा 2, प्लस में आ गया 7 अपॉन 2। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, जो लाइक टर्म्स हैं थोड़ा इजी होगा। 5x माइनस 4x सॉल्व किया तो ये रह गया x प्लस 14 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए कितना हो गया 6x, इसको ऐसे ही छोड़िए पहले, -2 प्लस 7 अपॉन 2। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, पहले x की टर्म्स एक साइड कर लेते हैं और रिमेनिंग जो फ्रैक्शन है वो अदर साइड। तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 6x को इधर ले आए तो बन गया माइनस का 6x इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पे रह गया -2 प्लस 7 अपॉन 2, और ये प्लस 14 यहाँ पे आ गया माइनस का 14। सॉल्व करने पे ये पॉजिटिव का x है, नेगेटिव का -6x है, प्लस माइनस इज माइनस, तो -6 प्लस 1 दैट मीन्स माइनस का 5, साथ में x इक्वल टू, यहाँ पे जिन फ्रैक्शन के साथ नहीं है कुछ तो कंप्लीट लगाने के लिए 1 लगा दिए, तो एलसीएम ले लिया 1 2 और 1 का 1 ही रहेगा। सो 1 हाउ मच ज़ा 2, 2 ज़ा 2 की इंटू जब न्यूमरेटर -2 से करेंगे बन गया माइनस का 4, प्लस 2 हाउ मच ज़ा 2, 1 ज़ा 1 की इंटू 7 में करी तो 7, माइनस 1 2 ज़ा 2, 2 की इंटू 14 में करी तो 28, 2 14 ज़ा 28 अपॉन 2, ये आपका एज इट इज़ रहा। सॉल्व कर लीजिए, माइनस का 5x इक्वल्स टू, पहले ये माइनस माइनस सॉल्व कर लो, -4 माइनस 28, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो -4 माइनस 28 हो गया माइनस का 32, और ये साथ में है प्लस का 7, तो प्लस माइनस इज माइनस, और बड़ा डिजिट 32 है तो माइनस का साइन आएगा आगे, और 32 माइनस 7 इज 25, तो माइनस का 25 आ गया। पूरा सॉल्व करके मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया -25 अपॉन में क्या चल रहा है 2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए ये जो -5 है ये डिनोमिनेटर में ले लेंगे, -25 अपॉन 2, इसके साथ में क्या आ जाएगा ये माइनस का 5, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, 5 से 25 काट दिए, 5 5 ज़ा 25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, न्यूमरेटर में रह गया 5, डिनोमिनेटर में रह गया 2, दैट इज 5 अपॉन 2। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, यही सॉल्व करना था। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज इन द बिलो फिगर, आपको फिगर क्वेश्चन में गिवन है, बोथ
RISK रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम्स। तो RISK ये जो है रिस्क एंड क्लू CLUE ये क्या है, दोनों पैरेललोग्राम्स। ये मैंने हाईलाइट कर दिए डिफरेंट कलर से, RISK को ब्लू कलर से और इसे पर्पल से, तो आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है। तो ये दोनों क्या है, पैरेललोग्राम्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको ये जो है x इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और गिवन क्या है, एंगल K की वैल्यू 120 एंड एंगल L की वैल्यू 70 डिग्री। अब हम यहाँ पे दोनों क्या गिवन है, पैरेललोग्राम्स, तो हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इस पैरेललोग्राम क्लू को, CLUE। यहाँ पे जो आपके पास एंगल L गिवन है 70, आपको पता है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो CLUE में L का ऑपोजिट एंगल हो गया एंगल E, तो अगर L 70 है तो एंगल E भी 70 हो गया। रीजन आप क्या लिखेंगे, सिंस ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो यहाँ से हमें एंगल E की वैल्यू मिल गई, राइट। अब हम दूसरा पैरेललोग्राम देखते हैं विच इज RISK रिस्क। इसमें आपको एंगल K की वैल्यू गिवन है 120 डिग्री। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है पैरेललोग्राम में, दैट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। एडजेसेंट मतलब साथ साथ के जो एंगल्स होते हैं, तो यहाँ पे देखिए एंगल K 120 डिग्री है, इसके साथ का कौन सा एंगल हो गया, एंगल S। तो मैं कह सकती हूँ एंगल K प्लस एंगल S इक्वल्स टू कितना हो गया, 180 डिग्री। और रीजन आपको जरूर मेंशन करना है, दैट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। तो एंगल K की वैल्यू 120 डिग्री है, तो एंगल S आप इजीली फाइंड आउट कर दोगे, तो 180 माइनस 120 हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा एंगल S की वैल्यू 60 डिग्री, राइट। अब यहाँ पे आपको लेकिन x फाइंड आउट करना है, तो ये हमने इसलिए फाइंड आउट करे, तो आप यहाँ ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, लेट्स से ये इसका नाम हम दे देते हैं M। तो ट्राइंगल में आपको तीनों एंगल्स का सम का आपको पता है रूल क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो आपको पास एंगल E आ गया 70, एंगल S आ गया 60, एंगल M मतलब जो एंगल M मीन्स x आपको फाइंड आउट करना है, तो इन तीनों का सम 180 होता है, तो 70 प्लस 60 विच इज 130, और 130 से 180 माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री, राइट। सिंपली बस यही सॉल्व करना था। तो ये तो हमने रफली प्लॉट कर लिया माइंड में कि कैसे करेंगे। अब इसको लिखा है मैंने, आपको यहाँ से देख लीजिए। तो सबसे पहले हमने पैरेललोग्राम क्लू लिया जिसमें एंगल E एंगल L के इक्वल है, रीजन जरूर मेंशन करना है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो क्योंकि आपके पास एंगल आपको L 70 डिग्री दे रखा है, तो एंगल E भी हो गया 70। इसे फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 होल्ड किया। नेक्स्ट पैरेललोग्राम लिया रिस्क, दोनों का आपका सम एडजेसेंट एंगल्स का कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ से सॉल्व करके एंगल S की वैल्यू आ गई। अब ये जो बीच में बचा है ये ट्राइंगल, ये वाला ESM जिसको हमने M नाम दे दिया, यहीं पे तो x है, इन दोनों की वैल्यूज आ गई, तो सिंपली हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा दिया। तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, जिसमें 1 और 2 इक्वेशन से हमने एंगल E और एंगल S फाइंड आउट कर लिया, वैल्यू पुट कर ली। और एंगल M क्या था एक्चुअल में, एंगल M था आपके पास x, यही तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एंगल M की जगह लिख दिया x। तो सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री, राइट। सो सिंपली आपका प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत इजी था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। 18th क्वेश्चन में है फाइंड। फाइंड मीन्स आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो लेट्स सॉल्व इट। सो इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे आपके पास ये एक टर्म है, मल्टीप्लाई में है, देन ये सेकेंड टर्म है, और देन ये वाली एक टर्म है। हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं फर्स्ट टर्म में भी -3/7 है, और ये जो थर्ड टर्म है इसमें भी -3/7 है। तो हम इसको कॉम्यूटेटिव लॉ के तहत आगे ले आते हैं। तो कैसे, देखिए 2/5 इंटू माइनस का 3/7, इसको ब्रैकेट में ले लो, ठीक है। ये वाली टर्म एज इट इज लिख दी। इस वाली टर्म को आप आगे ले आए, किसको, -3/7 इंटू 3/5 को, और ये -1/14 आपने पीछे कर दिया। तो यहाँ पे आप लिख भी लग सकते हैं, हमने यहाँ पे कम्यूट किया है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मल्टीप्लाई में दो टर्म्स हैं, यहाँ पे भी -3/7 है, यहाँ पे भी -3/7 है, ठीक है। सो हमने -3/7 ही पूरा कॉमन ले लिया, क्योंकि दोनों में माइनस साइन के साथ ही कॉमन है, ठीक है। अब आप ये इसको आगे ले आए ना, -3/7 इंटू 3/5, माइनस यहाँ पे लिख दिया, तो बीच में ये वाला साइन प्लस होगा, माइनस आपने ब्रैकेट में ले लिया। -3/7 इन दोनों टर्म से अब जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ से रह गया 2/5 प्लस साइन, -3/7 बाहर आ गया, यहाँ से रह गया 3/5,
और ये ब्रैकेट के बाहर ये जो है -1/14 ये एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया है -3/7 को, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, प्रॉपरली बता सकते हैं कि कौन सा लॉ आपका किस किस स्टेप में यूज हो रहा है। नेक्स्ट आप यहाँ पे -3/7 इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 5 और 5 का एलसीएम 5 ही आएगा। 5 1 ज़ा 5, 1 की इंटू 2 से किया 2, 5 1 ज़ा 5, 1 की इंटू 3 के साथ किया 3, -1/14। सो ये कितना हो गया, -3/7 सॉल्व करके 2 + 3 5/5 -1/14। ये तो कैंसिल ही हो गया, 5 1 ज़ा 5 इनसाइड। तो यहाँ पे क्या रह गया, -3 × 1, जब कोई ऑपरेशन नहीं इन दोनों के बीच में तो मल्टीप्लाई है, -3 × 1 -3/7 × 1 7, सो -3/7 एंड दिस इज -1/14। अब एलसीएम लिया हमने सॉल्व करने के लिए 7 और 14 का, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, देन विथ 2 1, 1, तो एलसीएम कितना आया, 7 × 2 का एलसीएम आया आपके पास 14। सो 7 और 14 का एलसीएम आ गया 14। चेक करेंगे 7 हाउ मच ज़ा 14, 2 ज़ा 2 की इंटू -3 में करी, 2 3 ज़ा 6 और माइनस का 6, देन माइनस साइन। 14 हाउ मच ज़ा 14, 1 ज़ा, तो 1 × 1 किया तो 1 आ गया। सॉल्व करेंगे नेक्स्ट, माइनस माइनस, जब इंटीजर्स में माइनस माइनस प्लस हो जाता है साइन रहता है माइनस का, तो 6 + 1 7, बट साइन माइनस का अपॉन 14, कैंसिल इट आउट, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। सो आंसर कितना आया, -1/2। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व किया, कोई स्टेप स्किप नहीं किया है। ध्यान से क्लोजली ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे जो चीज़ कॉमन आ रही है कम्यूट करके उसे पहले साथ में ले आए और फिर कॉमन लेके आपने सिंपली जैसे आप सॉल्व करते हैं वैसे किया, राइट। सो दिस वॉज योर 18th क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 19th। सो यहाँ बोल रहे हैं RENT, रेंट इज अ रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल है, इलोंगेटेड है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखा है RENT। इट्स डायगनल्स मीट एट O। डायगनल्स क्या होते हैं, जो ऑपोजिट एंगल्स को, ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करती है जो लाइन। तो डायगनल कौन से हो गए, TE एंड RN। ये जो दोनों डायगनल्स है कहाँ मिल रहे हैं आपस में, O पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग। फाइंड x, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जहां पे x दिख रहा है आपको। इफ OR की वैल्यू गिवन है, OR एंड OT गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो वैल्यूज गिवन है और आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्चुअली दिस इज नॉट OR, यहाँ पे आपको ON की वैल्यू गिवन है ना, तो यहाँ पे आप ON भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे क्या है, आपके पास रेक्टेंगल है और उसकी डायगनल्स की बात हो रही है, तो आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। इनके डायगनल्स इक्वल होते हैं, दैट मीन्स RN किसके इक्वल हो गया, TE के। ये जो डायगनल है ना, ये वाली डायगनल RN दूसरे डायगनल TE के इक्वल होगी। अगर पूरा डायगनल इक्वल है तो उनका हाफ भी इक्वल होगा, यानी हाफ अगर हम कर दें RN का और हाफ कर दें TE का, ये भी इक्वल रहेगा, ठीक है। क्यों लिया मैंने हाफ, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन है ना वो हाफ हाफ की गिवन है, पूरी नहीं गिवन है। तो अगर पूरी लाइन इक्वल है तो उनके हाफ हाफ भी इक्वल रहेंगे। हाफ ऑफ RN का अगर मैं इस लाइन का हाफ ले लूँ तो बचेगा क्या, ON, तो ये ON ले लिया। और हाफ ऑफ TE, इस हाफ ऑफ TE का ले लें तो ये बच जाएगा TO या OT। हमने ये ON और OT ही क्यों लिया है, मैंने OR क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे ON की वैल्यू गिवन है, जो वैल्यूज गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। अब ON की वैल्यू है 3x + 1, OT की वैल्यू है 2x + 4। अब सिंपली आप इसे सॉल्व कर लोगे, x को एक साइड ले आओ, 3x - 2x, ये 4 है, 4 - 1, दैट इज x = कितना आ गया, 3। तो ये आपको सॉल्व करना है। देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्व करके लिख के दिखा दिया, आपको प्रॉपरली लिखना है। पहले की डायगनल्स इक्वल है तो ऐसे उनके हाफ्स इक्वल है और सिंपली सॉल्व करके आपके पास x की वैल्यू आ गई 3, राइट। सो सिंपल क्वेश्चन था, बस प्रॉपर्टी अप्लाई करी थी हमने रेक्टेंगल की। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अ बैग हैज 4 रेड बॉल्स एंड 2 येलो बॉल्स। एक बैग में 4 तो रेड बॉल्स हैं एंड 2 येलो बॉल्स हैं, यानी कि टोटल बॉल्स कितनी है, 4 + 2 दैट इज 6। टोटल बॉल्स हैं आपके पास 6। ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। एक बॉल बैग से निकाली गई लेकिन बिना देखे निकाली गई, कोई भी रैंडमली निकाल ली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। तो रेड बॉल ही आएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। अब रेड बॉल कितनी है आपके पास, 4, और टोटल जो होता है वो नीचे लिखा जाता है। टोटल बॉल्स कितनी है, 6, तो 4/6 कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो 2/3 प्रोबेबिलिटी है। अब इसको लिखने का तरीका देख लो आप।
सो ये लिखने का मेथड हो गया, नंबर ऑफ रेड बॉल्स 4, नंबर ऑफ येलो बॉल्स 2, टोटल कितनी हो गई 4 + 2 दैट इज 6। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो प्रोबेबिलिटी को आप पी से डिनोट करते हो। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसे ब्रैकेट में लिखेंगे ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, रेड बॉल कितनी है 4, वो न्यूमरेटर में लिखा, अपॉन टोटल बॉल्स कितनी हो गई 4 + 2 6, तो वो डिनोमिनेटर में लिखा। जो हमें फाइंड आउट करना होता है वो न्यूमरेटर में, और जो टोटल होती है कमोडिटी ऑफ आइटम्स तो वो उसको डिनोमिनेटर में। सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर पॉसिबल है, 4 और 6 2 के टेबल में कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल आउट कर दिए, 2 2s and 2 3s 6, so 2/3 is our required probability, right? So this was our question number 20. Now moving on to next one. अब next आपका है चिल्ड्रन सेक्शन डी। सेक्शन डी में हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज गिवन बिलो। हॉस्टल में, किसी हॉस्टल में डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले बच्चे इतने हैं। डिस्प्ले द डाटा इन अ पाई चार्ट, आपको पाई चार्ट में डाटा को डिस्प्ले करना है। पाई चार्ट इज अ सर्कुलर फॉर्म ऑफ चार्ट, ठीक है ना, सर्कुलर फॉर्म में होता है। और सर्कल में आपको पता है कंप्लीट एंगल जो होता है डिग्री में काउंट होता है। कंप्लीट एंगल इन अ सर्कल इज 360 डिग्री। सर्कल की जो कंप्लीट वैल्यू होती है कंप्लीट एंगल दैट इज 360 डिग्री। यहाँ पे आपको जो गिवन है, क्या गिवन है, लैंग्वेज एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हिंदी बोलने वाले 40 स्टूडेंट्स, इंग्लिश बोलने वाले 12 स्टूडेंट्स, मराठी 9, तमिल 7, बंगाली 4, और टोटल 72 स्टूडेंट्स हैं। बट यहाँ पे तो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, लेकिन पाई चार्ट में करने के लिए इस डाटा को आपको डिग्री में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद आप पाई चार्ट प्लॉट कर पाएंगे। तो पहले हम टेबल बनाते हैं इसकी, उसके बाद हम पाई चार्ट प्रिपेयर करते हैं। तो यस, सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे जिसमें आपको सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि पाई चार्ट बनाने के लिए आपको सेंट्रल एंगल चाहिए, डिग्री में वैल्यूज चाहिए। तो हमने देखिए टेबल बना लिया है। सबसे पहले लैंग्वेज, ये आपके पास 5 लैंग्वेजेस हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है और टोटल 72 है। तो नेक्स्ट आपको कॉलम बनाने पड़ेंगे, पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड देन सेंट्रल एंगल। अब फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, देखिए टोटल कितने हैं, टोटल 72 स्टूडेंट्स पे सर्वे किया गया कि कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो हिंदी बोलने वाले 40 बच्चे हैं आउट ऑफ 72, टोटल 72 में से 40 बच्चे क्या बोलते हैं, हिंदी। तो इसे आप कैंसिल कर सकते हैं अगर तो कर दीजिए, 40/72 ये मैक्सिमम 8 के टेबल में आता है, 8 5 ज़ा 40, 8 9 ज़ा 72, तो फ्रैक्शन कितना आ गया 5/9। लाइकवाइज नेक्स्ट सारे फ्रैक्शन पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। इंग्लिश बोलने वाले 12 बच्चे हैं, अपॉन टोटल है 72, तो इसे कैंसिल कर लेंगे, 12 1 ज़ा 12 6 ज़ा 72, दैट मीन्स 1/6। नेक्स्ट आपका है मराठी बोलने वाले 9 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 72, कैंसिल इट आउट, 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72, दैट इज 1/8। ओके, नेक्स्ट आपका तमिल 7/72, तो ये तो आपका कैंसिल नहीं होता, तो ये तो यही रहेगा 7/72। नेक्स्ट आपके पास 4 बंगाली और टोटल इज 72, इसे कैंसिल कर सकते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 7 - 4 इज 3, 4 8 ज़ा 32, तो 18, 1/18। तो ये तो आपकी फ्रैक्शन में वैल्यूज निकल गई। अब सेंट्रल एंगल निकालने के लिए फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 360 डिग्री से, बिकॉज सेंट्रल एंगल मतलब सर्कल का सेंट्रल एंगल पाई में निकालना होता है ना पाई चार्ट के लिए। सो 5/9 फ्रैक्शन है, इसको इंटू कर दिया 360 डिग्री से। ओके, कैंसिल करेंगे, 9 4 ज़ा 36, तो 5 × 40, 5 4 ज़ा 20, 40 है तो साथ में एक और 0, 200 डिग्री। ओके, नेक्स्ट आपके पास 1/6 इंटू किया 360 डिग्री से, 6 से कैंसिल किया, 6 6 ज़ा 36, तो 60 डिग्री। लाइकवाइज 1/8 इंटू 360 डिग्री, ठीक है, ये कैंसिल आउट किया। तो ये सारे मैंने सेंट्रल एंगल क्विकली फाइंड आउट कर लिए। फ्रैक्शन को जस्ट मल्टीप्लाई किया 360 से, जहां सिंप्लीफाई हो रहा है मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे अब हमने सेंट्रल एंगल फाइंड आउट कर लिए, तो इनको प्लॉट करना है। अब ये डिग्रीज में हो गए ना, 200 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 35 डिग्री, 20 डिग्री, इन डिग्रीज को प्लॉट करना है। स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया था, जो प्रॉपर नंबर दिया था उसी को प्लॉट करके बैठ गए, तो वो रॉन्ग हो गया। सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना पड़ता है आपको पाई चार्ट के लिए। अब आप सर्कल बना लेंगे, आई विल से कि सर्कल आप कंपास से ही बनाएं, बट यहाँ पे मैं आपको शो करने के लिए सिंपली पहले सॉल्व कर देती हूँ। पहले सर्कल बना लो। तो सर्कल बनाने के बाद आपको एक एक वैल्यूज यहाँ पे प्लॉट करनी है। तो पहली कितनी है 200 डिग्री, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपके पास प्रोट्रैक्टर होता है डी,
उसकी हेल्प से आप बना सकते हैं, ठीक है। जैसे ये डी है आपके पास, इसकी हेल्प से आप बना सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे तो ओनली 180 तक ही है, 200 डिग्री तो आपको डी में शो ही नहीं हो रहा। तो इसका भी इजी तरीका है 200 डिग्री प्लॉट करने का। 180 पहले कर लो। 180 क्या होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे रफ आपको बताऊं, ये सर्कल है 180, मतलब ये जो मिडल लाइन हो गई ये पूरी 180 होगी। अब 180 में 20 ज़्यादा यानी 20, ये 180 सेंट्रल एंगल 180 हो गया, तो यहाँ पे 20 ज़्यादा यानी कि इतना। तो फिर बाद में इसको रब कर दो, इस एक्स्ट्रा लाइन को रब कर दो, तो ये क्या बन गई आपकी 200 डिग्री। इसको डिफरेंट कलर से आप शो कर दोगे, यहाँ पे नाम लिख दोगे हिंदी 200 डिग्री। लाइक वाइज आप सभी एंगल शो कर दोगे, और बेटर है डिफरेंट कलर से या थोड़ा सा उनका डिफरेंस रखें सो दैट वो ईजिली दिखे। ओके, सो ड्रॉ करो, राइट तो ऐसे आपने पाई चार्ट शो कर दिए। डिफरेंट कलर से शो कर दो सो दैट ये अट्रैक्टिव भी लगता है और साथ में अलग से हाईलाइट हो जाता है कि कौन सा पोर्शन किसके लिए है। बट आपको नेमिंग भी लिखना पड़ेगा, ये हिंदी के लिए है, ये पोर्शन इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस वन फॉर मराठी, दिस फॉर तमिल एंड दिस फॉर बंगाली, ठीक है। तो आप यहाँ पे डी का यूज करके, प्रोटेक्टर का यूज करके डिग्री फाइंड आउट करके करना होता है। तो बहुत बच्चों ने ये क्वेश्चन मिस्टेक किया हुआ था, उसमें डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज को पता नहीं कैसे शो कर दिया। बट आपको पहले सेंट्रल एंगल शो करना है, उसके बाद में आप ये पाई चार्ट फ्रेम करेंगे, राइट। सो दिस वाज योर 21st क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू 22nd क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस। आपको एंगल पी और एंगल एस इन दोनों का मेजर बताना है कितना होगा इफ एस पी पैरेलल टू आर क्यू। अगर एस पी लाइन सेगमेंट, ये जो है ना ये ऊपर एस पी लाइन सेगमेंट, ये किसके इक्वल है, आर क्यू के, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं अगर, तो आपको एस और पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आप को देख रहे हैं पैरेलल की प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एंगल एस और एंगल आर इन दोनों का सम आपका 180 हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल है और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। जो इंटीरियर एंगल्स अंदर के एंगल होते हैं और उनकी ट्रांसवर्सल लाइन सेम है, तो यहाँ पे इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ पे एंगल आर आपको ऐसे शो कर रखा है, दैट मीन्स एंगल आर इज 90 डिग्री। तो एंगल आप एस आप इजिली फाइंड आउट कर दोगे। एंगल एस कितना आ जाएगा 180 माइनस 90 दैट इज 90 डिग्री। तो एंगल एस की वैल्यू आपके पास 90 डिग्री आ गई। एक तो आपको यही शो करना था एंगल एस। अब आगे बोल रहे हैं एंगल पी। अब आपको पता है ये एस आर क्यू पी ये 4 साइडेड क्लोज फिगर है, दैट मीन्स 4 साइडेड क्वाड्रिलेटरल है। और आपको पता है क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। ये 90 मिल गया, ये अगेन 90 गिवन है, दिस इज 130 विच इज गिवन। तो ये आप चौथा एंगल इजीली फाइंड आउट कर पाओगे बिकॉज 3 एंगल्स आर ऑलरेडी गिवन। तो यहाँ से आप एंगल पी की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, राइट। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये ऐसे हमने लिख दिया है, पहले एंगल एस प्लस एंगल आर 180 डिग्री था, रीजन लिख दिया इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। आर ऑलरेडी 90 है तो एस की वैल्यू 90 आ गई। देन आपने क्वाड्रिलेटरल, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल में एस पी क्यू आर में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लगाई विच इज 360 डिग्री। इसमें तीनों एंगल्स का सम गिवन है एक्सेप्ट एंगल पी, उसको ऐसे ही छोड़ के वैल्यूज पुट कर दी इक्वल टू 360। 90 प्लस 130 प्लस 90 ये हो गया 310 डिग्री इक्वल टू 360। तो एंगल पी की वैल्यू कितनी आ गई 360 प्लस 310 उधर जाके माइनस 310। सो आंसर इज 50 डिग्री। तो एंगल पी एंड एंगल एस यही आपको फाइंड आउट करना था, ये दोनों आंसर्स ये हमने कर दिया, राइट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। 23 में आपका और क्वेश्चन है, और पार्ट्स हैं, तो आप इनमें से कोई भी एक अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। सो क्या क्वेश्चन है, how many sides does a regular polygon have if each of its interior angle is 165 डिग्री। आपको इंटीरियर एंगल्स गिवन है, तो इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला होता है, तो वो उसको मैं सॉल्व करके आपको बताती हूँ। तो आपको हाउ मेनी साइड्स मतलब n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइड्स आपको फाइंड आउट करनी है। और रेगुलर पॉलीगन ईच इंटीरियर एंगल आपको कितना गिवन है 165 डिग्री। तो कैसे लिखेंगे देखिए, आपको यहाँ पे मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल जिसे हम x से शो करते हैं ये आपको गिवन है 165 डिग्री। नंबर ऑफ साइड्स जिसे n से शो करते हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। तो जब भी इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन की बात होती है हमारा फॉर्मूला होता है nx डिग्री इक्वल्स टू n-2 इंटू 180 डिग्री। ये आपका फॉर्मूला होता है फॉर फाइंडिंग द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे n एज इट इज बिकॉज नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करनी है। x मीन्स जो ईच इंटीरियर एंगल था वो 165 डिग्री गिवन है वो लिख दिया, इक्वल्स टू ये है n-2 इंटू 180, मतलब इस 180 की मल्टीप्लीकेशन दोनों टर्म्स के साथ होगी। 180 इंटू n 180n माइनस 180 इंटू 2 360। तो n इंटू 165 मतलब कि 165n इक्वल्स टू ये एज इट इज है।
एन की टर्म्स हमने एक साइड कर ली, प्लस 180n इधर आया तो बन गया माइनस 180n, दिस इज माइनस 360 डिग्री एज इट इज। 165 से जब माइनस 180 करेंगे, प्लस माइनस इज माइनस, सो 180 से माइनस 165 किया तो 15, बट 180 के साथ का जो साइन है वो आपने इंसर्ट कर दिया माइनस का 15n, इक्वल टू माइनस 360 डिग्री, माइनस माइनस कैंसिल फ्रॉम बोथ साइड्स, सो n की वैल्यू कितनी आ गई 360 डिवाइडेड बाय 15, ये डिनोमिनेटर में आ गया और कैंसिल ये पूरा हो रहा है 24 पे। सो टोटल कितनी साइड्स है 24 साइड्स। 24 साइड्स आपसे ये पूछा गया था कि कितने साइड्स का पॉलीगन है, वो पॉलीगन कितने साइड्स का है जिसका एक एंगल 165 डिग्री है, तो उस पॉलीगन की, उस क्लोज्ड साइडेड फिगर की 24 साइड्स है। ठीक है, सो आंसर आ गया 24। तो इसमें आपका और ऑप्शन गिवन है, और में आपका बल्कि ये वाला इजी पूछा हुआ है, ये आपने ये टाइप का क्वेश्चन इसी पेपर में पर्टिकुलर बहुत बार कर लिया। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। एक्सटीरियर एंगल में आपको पता है 360 डिग्री होता है, तो नंबर ऑफ साइड से सिंपली डिवाइड कर दोगे। 360 को आपने डिवाइड कर दिया 9 से, तो ये कैंसिल आउट करके 9 4 जा 36 यानी कि 40 डिग्री, तो एक एंगल आ गया 40 डिग्री का। इसमें बी पार्ट में 360 अपॉन 15, टोटल 360 होता है, 15 साइड्स है, तो कैंसिल कर दोगे 15 2 जा 30 एंड देन 15 4 जा 60, सो 24 डिग्री, राइट। तो कंपैरेटिवली इससे ये इजी था, बट मैंने आपको ये भी बता दिया कि इंटीरियर एंगल्स को सॉल्व कैसे करते हैं। नाउ इट्स अप टू योर चॉइस कि अगर एग्जाम में आपके पास आया था तो आप इन दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू 24th क्वेश्चन, फाइंड। इसमें भी अगेन और का क्वेश्चन है, तो और में आपके पास अगेन चॉइस रहती है कि कोई भी एक सॉल्व करते हैं, तो मैं आपको दोनों सॉल्व करके दिखाती हूँ। लेट्स सॉल्व द फर्स्ट पार्ट नाउ। सो दिस इज द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3/7 प्लस माइनस हो गया माइनस 6/11, देन प्लस माइनस अगेन माइनस 8/21, दिस इज प्लस ओनली, तो प्लस 5/22। तो सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर्स में इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने का प्रोसीजर आपको पता ही है, 7 11 21 एंड 22, इनका एलसीएम लेंगे। तो पहले आपने 3 से किया, 3 7 as it is, 11 as it is, 3 7s are 21 and 22 as it is. Then आपने 2 से कर लिया, so 7 as it is, 11 7 2 11s are 22. अब आपने 7 से किया, तो 7 1s are 7, 11 as it is, then again 7 1s are 7, 11 as it is. फिर 11 से किया, 11 1s are 11, here 1 as it is and 11 1s are 11, तो एलसीएम क्या होगा इन चारों का मल्टीप्लाई, तो एलसीएम हो गया 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 11, ठीक है। 3 2s are 6, 6 7s are 42 एंड 42 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 462। तो सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आ गया 462। अब आप कैसे करते हैं, 1 बाय 1 चेक करते हैं, डिनोमिनेटर कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। तो 7 कितने टाइम्स 462 पे जाएगा, ये आ जाएगा 66 पे। 7 66 पे आप जब मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो पूरा 462 होता है, तो यानी कि 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 66 से, माइनस 11 हाउ मच ऑफ 462, तो आप डिवाइड करके देख लीजिए, जैसे 462 है उसको आप 11 से करके देख लेंगे, 11 4s are 44, 6 minus 4 is 2, देन 11 2s are 22। तो ये बड़े टेबल्स हैं, तो आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आते तो आप डिवाइड करके देख लें, जो क्वोशंट आएगा डैट मीन्स उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। तो 11 हाउ मच ऑफ 462, 11 42s are, तो यानी कि न्यूमरेटर 6 की मल्टीप्लाई हो गई 42। लाइक वाइज 21 हाउ मच ऑफ 462, 21 22s are, तो 8 की इंटू हो गई 22 के साथ, प्लस 5 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई 22 हाउ मच ऑफ 462, 22 21 जा 462, राइट। तो ऐसे आप पहले लिख लेंगे, देन अब आप मल्टीप्लाई करिए, 3 इंटू 66 ये हो गया 198, माइनस 6 इंटू 42 दिस इज 252, माइनस 8 इंटू 22 विच इज 176, प्लस ये हो गया 105, 5 इंटू 21, डिनोमिनेटर ऐसे ही चल रहा है आपके पास 462। अब इसे आप सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये प्लस वाले कितने हैं 198 और प्लस 105, तो 198 में प्लस 105 करेंगे, ये हो जाएगा 303, और ये है दोनों माइनस के, माइनस माइनस होता है प्लस, बट साइन रहता है माइनस का। 252 प्लस करेंगे 176 में, ये आ जाएगा 428, अपॉन में 462 एज इट इज। सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप, प्लस माइनस माइनस, 428 से जब आपने 303 को माइनस करा तो ये रह जाएगा आपके पास
125 एंड सिंस 428 बड़ा है तो साइन बड़े का आ जाएगा अपॉन 462 एज इट इज। तो दैट्स इट, ये सॉल्व नहीं हो सकता, सिंप्लीफाई नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पे 5 आ गया यूनिट प्लेस पे, ये कैंसिल आउट नहीं होता। सो दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर -125 अपॉन 462। तो क्वेश्चन तो बहुत ईजी था ये, बट कैलकुलेटिव था और उस कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट से, तो आप कैलकुलेशन पे अपनी ग्रिप बनाइए। सो दिस इज आर आंसर। अब इसी में आपका और पार्ट में भी क्वेश्चन है, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन। यहाँ पे आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सिंपली पहले आप जिनके यहाँ पे कुछ नहीं डिनोमिनेटर में, उनमें 1 लगा दिया, तो वही आपका एलसीएम ले लेंगे। 1 और 2 का एलसीएम 2 रहेगा। 1 2 ज़ा 2, 2 की इंटू एम के साथ करी तो 2m माइनस 2 1 ज़ा 2, 1 की इंटू m माइनस 1। अब m माइनस 1 को ब्रैकेट में लेंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है। नेक्स्ट 1 और 3 का एलसीएम लिया तो आ गया 3, माइनस लिया m माइनस 2 अपॉन 3। अब ये ब्रैकेट ओपन जब कर देंगे तो 2m माइनस m, बाहर माइनस है, बन गया +1 अपॉन 2। लाइकवाइज 3 माइनस m, बाहर माइनस है, -2 बन गया +2 अपॉन 3। सॉल्व किया 2m माइनस m मतलब m रह गया +1 अपॉन 2, 3 + 2 5 माइनस m अपॉन 3। अब फर्दर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, 3 की मल्टीप्लाई दोनों टर्म्स के साथ m + 1 के साथ। लाइकवाइज 2 की मल्टीप्लाई दोनों टर्म्स के साथ विच इज 5 माइनस m। तो सॉल्व कर लेंगे 3 इंटू m 3m प्लस 3 1 ज़ा 3 इक्वल्स टू 2 इंटू 5 10 माइनस 2m 2 इंटू m 2m। अब mm की टर्म्स जब आप इस साइड लेंगे ये हो जाएगा 3m माइनस 2m शिफ्ट किया प्लस का 2m, दिस इज 10 प्लस 3 शिफ्ट किया तो बन गया माइनस का 3। सॉल्व इट 3m प्लस 2m विच इज 5m इक्वल्स टू 10 माइनस 3 इज 7। सो यहाँ से आपके पास m की वैल्यू आ गई 7 अपॉन 5। इस 5 को आप डिनोमिनेटर में ले लेंगे ना, सो सिंपली आपकी m की वैल्यू आ गई। तो ये आपके पास सॉल्व का 24 के 2 पार्ट्स थे, इसमें मैंने आपको दोनों सॉल्व करके दिखाए हैं, बट इट्स अप टू यू। एग्जाम में कोई आप एक करेंगे जब भी आपका चॉइस का क्वेश्चन होता है, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 25th question is numbers 1 to 10 are written on 10 separate slips। अलग अलग स्लिप्स हैं, उनमें नंबर्स लिखे हैं, किसी में 1 2 3 4 5 ऐसे करके 10 स्लिप्स हैं जिनमें नंबर्स 1 to 10 लिखे हैं। केप्ट इन अ बॉक्स एंड मिक्सड वेल, उन्हें उन स्लिप्स को एक बॉक्स में रख दिया और आपस में मिक्स कर दिया, अच्छे से शफल कर दिया। वन स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट। एक स्लिप हमने बॉक्स से निकाली और उसको देखा नहीं कि कौन सी स्लिप है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। तो प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है? ऑफ ए पार्ट गेटिंग ए नंबर 6। नंबर 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो जैसे अभी आपको एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कराया था, प्रोबेबिलिटी को हमेशा डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं और डिनोमिनेटर में आता है टोटल। अब देखिए नंबर 6 कितने टाइम्स आएगा? पूरी डिजिट्स, पूरी जितनी स्लिप्स हैं उनमें नंबर 6 किसी एक ही स्लिप में लिखा हुआ है, तो नंबर 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1 ही है। और टोटल स्लिप्स कितनी है? 10, तो 1 अपॉन 10 इज आर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, राइट। नेक्स्ट है बी, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। 6 से बड़ा नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी? अब 6 से बड़े कौन कौन से नंबर है? 7 8 9 10, यानी ये 4 नंबर हैं जो 6 से बड़े हैं। तो 6 से बड़े आने नंबर हैं 4 और टोटल हैं 10। टोटल 10 स्लिप्स है तो 4 अपॉन 10। और आप इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो और 2 अपॉन 5, राइट। नेक्स्ट है गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? अब 1 डिजिट नंबर देखिए, 1 से लेकर अगर हम 10 तक हमें स्लिप्स दे रखी हैं तो यहाँ पे कितनी डिजिट्स है जिसमें सिंगल डिजिट है? तो यहाँ पे ये सारी डिजिट्स इतनी 1 से लेकर 9 तक जो डिजिट्स है वो सारी सिंगल डिजिट है, 1 डिजिट है। 10 2 डिजिट बन गया क्योंकि 1s 10s 2 प्लेसेस आ गए। तो टोटल 1 डिजिट नंबर कितनी है? 9 और टोटल स्लिप्स कितनी है? 10। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 9 अपॉन 10। ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो आंसर इज 9 अपॉन 10। तो सिंपली ये क्वेश्चन आपका वैसे 3 मार्क्स के था, लेकिन एक एक पार्ट को देखें तो ये 1 मार्क्स के हैं, राइट। सो दैट्स इट चिल्ड्रन, दिस वाज योर होल पेपर ऑफ PT1 क्लास 8th जो 40 मार्क्स ड्यूरेशन का था। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया, पेपर का बाइफर्केशन समझ में आया, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, सोल्यूशन कैसे लिखना है और कितना टाइप से लिखना है। टू द पॉइंट आप आंसर लिखेंगे देन यू विल गेट एक्यूरेट मार्क्स। सो आई नो दिस वीडियो बिकम्स क्वाइट लेंथी, बट क्योंकि पूरा क्वेश्चन एक ही उसमें एक्सप्लेन किया है पेपर, तो इसमें थोड़ा हो गया है। तो आप इसको एक बारी सॉल्व करके देख लें, आपको पैटर्न भी पता चल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।